Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the economic सर्वे के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज़ किया गया और आप देखिए कि इसके अंदर इंडिया का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से भी एस्टिमेशन किया गया है कि 6.5 से लेकर जो 7% का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया का आपको देखने के लिए मिलेगा इस साल। स्टूडेंट्स, अगर हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि नॉर्मल ईयर के दौरान में जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो रिलीज है, बजट का जो प्रेजेंटेशन है आपको फरवरी का जो फर्स्ट वीक है या जनवरी का जो लास्ट वीक है उस दौरान में आपको देखने के लिए मिलता है। बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है उससे एक दिन पहले आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका रिलीज आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि इस साल जो जनरल इलेक्शन है उसका समय होने की वजह से उस समय जो बजट को जो प्रेजेंट किया गया था वो भी इंटरिम बजट था। कंप्लीट जो बजट है उसको अब इस समय जो प्रेजेंट किया जाएगा आज के दिन में। और आप देखिए कि जो सर्वे है उसको रिलीज़ किया गया है जो कि प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका लीडरशिप के अंदर में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि बजट के अंदर में बेसिकली आपको गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है उसके पर्सपेक्टिव से जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। बट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो हमारे कंट्री के डिफरेंट चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। डिफरेंट चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका लीडरशिप के अंदर में इसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। स्टूडेंट्स, जो बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है या बजट का जो प्रिपरेशन है क्या इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आपको बजट का जो प्रिपरेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो गवर्नमेंट को इनके द्वारा एडवाइस किया जाता है इकोनॉमिक डिसीजंस के पर्सपेक्टिव से। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, आप देखिए कि वो सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इनके द्वारा यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं उसके रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आपको कितने डिपार्टमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जिनके द्वारा बेसिकली इस सर्वे को रिलीज़ किया गया। बजट को भी क्या इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि बजट को किस डिपार्टमेंट के अंडर में प्रिपेयर किया जाता है। एक आपको जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपेंडिचर का जो डिपार्टमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। एक डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट जो दीपम है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट का ही डिपार्टमेंट है। पब्लिक एंटरप्राइज का भी एक डिपार्टमेंट है और इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बार हम फाइनेंस जो सेक्रेटरी हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी आप देखिए कि जिनके द्वारा 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर उनके जो साइन हैं आपको फाइनेंस सेक्रेटरी के देखने के लिए मिलते हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा किस डिपार्टमेंट को यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जिसको कि हम फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप से जाना करते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी आप ज़रूर से रीड करना इसके बारे में। अगर हम बात करें सर्वे के पर्सपेक्टिव से तो सर्वे के अंदर इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में कुछ चैलेंजेस हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि जो ग्रोथ का एस्टिमेशन जो किया गया है कि इंडिया का इतना ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा इस साल। तो बेसिकली जो प्री कोविड का जो एरा है, हमने जो हमारा इकोनॉमी है उसको रिकवर किया है पोस्ट कोविड के इस समय के अंदर में। और अब जो प्री कोविड के समय जिस तरीके से इंडिया का जो ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता था 8% के आसपास, तो आप देखिए कि उस 8% के आसपास का जो ग्रोथ है उसको अचीव करने के हम जो रास्ता है उसके अंदर में है। अगर हम चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करें जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा मेंशन किए गए हैं, ग्लोबल हेडविंड एक चैलेंज है। उसको बताया गया कि जो प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल हेडविंड का जो सिचुएशन है कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है प्रेजेंट समय के अंदर में। हाईली जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पे बताया गया कि हाई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी एक मेन रीजन है, एक चैलेंज है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। क्योंकि जो
डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो फंडिंग का जो कॉस्ट है उसको रेज किया गया है। चाइना को भी एक चैलेंज माना गया कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम डिपेंड हैं, हमारे काफ़ी सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। इसको भी चाइना को एक थ्रेट के रूप से देखा गया है। एआई का जो थ्रेट है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है। यहाँ पे चाइना का चैलेंज है, एआई का थ्रेट है। इसके अलावा स्टूडेंट डाटा डेफिशिएंसी है। ऐसे काफ़ी कुछ एरियाज हैं जिसको इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से चैलेंज के रूप से बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसके ऊपर हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है जिनको ध्यान देने का ज़रूरत है, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा जॉब को अगर क्रिएट किया जाएगा तो इंडिया का जो मीन यूथ का जो एज है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे जो जॉब ग्रोथ है उसके रूप से उनका कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलेटरी हैं, जो रेगुलेटरी जो बोटलनेक्स है उसको रिमूव करने के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टेट कैपेसिटी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कशन है। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में भी आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको होमवर्क यहाँ पे दिया गया है। अब हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये तो आपका होमवर्क हुआ क्योंकि फैक्चुअल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1970 से पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जिनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसको यहाँ पे सेक्रेटरी के रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि 1970 से पहले इंडिया जो इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, उसके अंडर के जो ऑफिसर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते थे। 2009 से पहले आप देखिए कि आपको जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो यूपीएससी के द्वारा बेसिकली उनका जो इंटरव्यू का जो सिलेक्शन है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी जो प्रोफेसर हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड पर्सन है, उनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप से अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उनके द्वारा एज ए सेक्रेटरी के रूप से यहाँ पे होल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावड़ यात्रा के बारे में है। कावड़ यात्रा आप देखिए कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड जो श्रावण का जो मंथ है उस समय आपको देखने के लिए मिलता है। इसके रिगार्डिंग में कुछ ऑर्डर था कि जहाँ से जो कावड़ यात्रा है वो देखने के लिए मिलेगा, तो जो रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली जो कौन पर्सन काम करते हैं उनका नेम है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। ऐसा कुछ ऑर्डर्स था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है स्टूडेंट प्रेजेंट समय के अंदर में। आप देखिए कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है, AIM का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो लीडर हैं उनके द्वारा इसको आर्टिकल 17 का वायलेशन है उसके रूप से भी बताया गया कि जो हमारा आर्टिकल 17 है कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना है, उसका भी वायलेशन के रूप से बताया गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल का जो राजभवन है उनके द्वारा न्यूली इलेक्टेड कुछ MLAs हैं उनके अगेंस्ट में जो फाइन है वो लगाया गया है कि उनको एक टाइम पीरियड दिया गया था। वो टाइम पीरियड के अंदर में उनके द्वारा जो ओथ प्रोसेस है उसको नहीं किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में है यहाँ पे डिस्कशन। फाइन उनके अगेंस्ट में लगाया गया है स्टूडेंट। तो हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ये तो पॉलिटिकल डिबेट हुआ, उनके ऊपर जो फाइन लगाया गया हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जो MLAs का जो ओथ सेरेमनी है उसके रिगार्डिंग में जो आर्टिकल है जिसको कि इस आर्टिकल के अंदर भी मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 188, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 188 है उसके अंदर मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है कि गवर्नर के द्वारा किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा ओथ प्रोसेस के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको उनके द्वारा बेसिकली अपॉइंट किया गया था कि इनके द्वारा जो ओथ जो प्रोसेस है उसको कैरी करना है। अब ये जो ओथ है वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है, इलेक्टेड जो पर्सन है, आप देखिए कि जो जीत के आए हैं वो पर्सन, उनकी रिगार्डिंग में जो ओथ है आपको शेड्यूल 3 के अंदर में देखने के लिए मिलता है। शेड्यूल जो 3 है उसके अंदर में आपको इसका मेंशन देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंबर ऑफ सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, क्या उनके द्वारा भी कोई ओथ प्रोसेस लिया जाता है और उसका मेंशन आपको किस
जो शेड्यूल है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। शेड्यूल के अंदर ही इसके बारे में मेंशन है। कैंडिडेट्स को भी एक ओथ प्रोसेस है उसको कैरी करना होता है। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पहुंचते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनको जो ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। जब उनके द्वारा अपने जो फॉर्म है उसको नॉमिनेशन किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास में, तो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर कुछ समय के लिए उनको एक ओथ है वो यहाँ पे कैरी आउट करवाते हैं, जिसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आपको शेड्यूल के अंदर ही मेंशन है। किस शेड्यूल के अंदर है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे एमएलएज के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कृष्णा रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। महाराष्ट्र का एक जगह है सतारा। आप देखिए कि जो सतारा का एरिया है ये आपको काफ़ी बार जो टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में जाना करते हैं इसको। अगर हम सतारा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक डैम है उसको ओवरफ्लो के बारे में मेंशन किया गया। सतारा आप देखिए कि जो कृष्णा रिवर है यहाँ से फ्लो किया करते हैं, उसके ऊपर ये जो डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। कृष्णा रिवर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट जो कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है, कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, महाबलेश्वर। अब आपके लिए यहाँ पे एक आपको टॉपिक पता होना चाहिए। आप देखिए कि हम यहाँ पे महाबलेश्वर के बारे में रीड कर रहे हैं। एक तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं? सिमिलर नेम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? पल्लवा जो डायनेस्टी हुआ करता था, जो हमारा अर्लियर फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है या लेटर फेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है उसके पार्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि पल्लवा जो डायनेस्टी है जिसके अंदर महेंद्र वर्मन आपको जो राजा हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उसको भी प्रमोट किया गया था। तो स्टूडेंट जो पल्लवा डायनेस्टी है उनका वो बेसिकली एरिया हुआ करता था ममल्लापुरम, उसको जाना करते थे। बाद में उसका जो नाम है महाबलीपुरम के रूप से किया करते हैं। काफ़ी सारे आपको जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अर्जुना के द्वारा जिस तरीके से जो तपस्या किया गया था, अर्जुनाज पिनांस वहाँ पे सिचुएटेड है। और भी काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको जो चैरियट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं महाबलीपुरम के अंदर में। और इंडिया और जो चाइना का जो सेकंड इनफॉर्मल समिट है वो महाबलीपुरम के वहाँ पे ही ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? महाबलेश्वर, जिससे कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? महाराष्ट्र के अंदर है महाबलेश्वर। कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर के बारे में अगर हम रीड करें इसके कोर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वहाँ से फ्लो किया करती है कृष्णा रिवर। काफ़ी सारे जो डैम्स हैं वो बनाए गए हैं इसके ऊपर में। अगर हम इसके ट्राइब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करें, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, आप देखिए कि लेफ्ट बैंक के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा घाट प्रभा। घाट प्रभा नाम का एक रिवर है, घाट प्रभा नाम का जो रिवर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मालप्रभा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, आपको तुंगभद्रा है। ये ऐसी 3 नदियां हैं, घाट प्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा। ये 3 नदियां हैं जो आपको लेफ्ट बैंक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि राइट बैंक के अंदर आपको कौन सा रिवर देखने के लिए मिलेगा? भीमा रिवर है। भीमा रिवर है, ये कहाँ से फ्लो किया करता है? सोलापुर का जो एरिया है महाराष्ट्र के वहाँ पे भीमा रिवर वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। मूसी रिवर है। मूसी रिवर कहाँ से है? हैदराबाद इसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। चार मीनार के बारे में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था, आप देखिए वहाँ से मूसी रिवर फ्लो किया करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मुन्नेरू नाम का एक नदी है, मुन्नेरू नाम का एक और रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का। तो ये कृष्णा रिवर के बारे में था बेसिक इन्फॉर्मेशन। डैम वहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है, बारिश की वजह से उसको बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि INS ब्रह्मपुत्रा है वो डैमेज हुआ है मुंबई के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में एक सेलर है वो भी यहाँ पे मिसिंग है, तो उसके रिगार्डिंग में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी इसका कुछ वर्क चल रहा था तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली INS ब्रह्मपुत्रा है उसके अंदर जो डैमेज है वो देखने के लिए मिला। INS ब्रह्मपुत्रा के बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट 2000 के समय इसको कमीशन किया गया था। 2000 के समय INS ब्रह्मपुत्रा है उसको कमीशन किया गया। इसके अंदर आपको जो गाइडेड मिसाइल कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ब्रह्मपुत्रा ये जो इसको कमीशन किया गया था, इसी के अगर हम सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो आपको रिवर्स के नेम के ऊपर आपको ब्रह्मपुत्रा क्लास का ही 2 आपको सबमरीन्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एक INS बेतवा है, INS ब्यास है। स्टूडेंट जो INS बेतवा है ये रिवर्स के नेम के ऊपर इनको बनाया गया है, INS बेतवा है, INS ब्यास है। आप देखिए कि बेतवा रिवर कहाँ से फ्लो किया करता है? बुंदेलखंड का जो एरिया है, बुंदेलखंड कहाँ पे सिचुएटेड है? झांसी का जो एरिया है, झांसी है,
टीकमगढ़ है, ललितपुर है, कुछ पार्ट आपको मध्य प्रदेश के अंदर में और कुछ पार्ट आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेतवा रिवर वहाँ से फ्लो किया करता है। ब्यास रिवर आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स निफा वायरस के बारे में, इसके अंदर स्टूडेंट्स अभी हमने ये जो ब्यास रिवर के बारे में डिस्कस किया, तो आप देखिए ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, रोहतांग जो पास है वहाँ से। निफा वायरस के पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन ये है कि केरल के अंदर इसका जो आउटब्रेक है वो फिर से देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि केरल के अंदर जिस चिल्ड्रन का वहाँ पे डेथ हुआ, जिस पर्सन का वहाँ पे डेथ हुआ, उनके द्वारा एक फ्रूट है उसको खाया गया था, जो बेसिकली वहाँ पे जो बैट्स हैं उनके द्वारा उसके द्वारा इन्फेक्टेड वो था बेसिकली। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कंप्लीटली जो फ्रूट्स हैं उनको बाइकआउट कीजिए, बट आप देखिए कि जो कट यहाँ पे फ्रूट है जिसको कि क्या किसी एनिमल के द्वारा बाइट किया गया है, तो उनको आप बेसिकली अपना जो यूज़ है उनको नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, क्योंकि निफा वायरस का जो सोर्स है वो आपको फ्रूट बैट है उसी से थ्रू देखने के लिए मिलता है। फ्रूट बैट्स रिजर्वोयर हैं इस जेनेटिक जो डिजीज़ है निफा वायरस उसी से रिलेटेड। 2018 के समय भी आप देखिए कि जो केरल के अंदर में जो निफा वायरस है उसका आउटब्रेक देखने के लिए मिला था। लास्ट ईयर 2023 के समय भी निफा वायरस है उसका जो वायरस है उसके केसेस देखने के लिए मिले। कोझिकोड का जो एरिया है, मल्लापुरम का जो एरिया है केरल के, वहाँ पे अगर हम निफा वायरस के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको भी आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हेंड्रा वायरस है, हेंड्रा वायरस के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हुआ था तो उसको यूज़ करने के रिगार्डिंग में लास्ट ईयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीएमसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा ओथ लिया गया है। आप देखिए कि नॉर्मल समय के दौरान में जब ओथ प्रोसेस है जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओथ प्रोसेस कैरी किया जाता है प्रो टाइम स्पीकर के द्वारा, जो प्रो टाइम स्पीकर हुआ करते हैं उनके द्वारा। इस साल हमारा जो लोकसभा है इसके अंदर प्रो टाइम स्पीकर कौन थे स्टूडेंट्स? वैसे तो आप देखिए कि एक प्रो टाइम स्पीकर के रिगार्डिंग में एक प्रोसीजर है कि जो हाईएस्ट सीनियर पर्सन है उनको यहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया जाता है, बट इस समय कौन थे उसके बारे में आप ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। क्या वो सीनियर पर्सन थे या नहीं थे? क्या इसके रिगार्डिंग में कोई कन्वेंशन है, या आप देखिए कि यहाँ पे एक बेसिकली एक परंपरा है कि सीनियर पर्सन को ही प्रो टाइम स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया जाएगा। बट आप देखिए नॉर्मल समय के अंदर में जो यहाँ पे ओथ प्रोसेस है वो स्पीकर के द्वारा कैरी किया जाता है, तो स्पीकर के द्वारा इनको ओथ प्रोसेस को कैरी करवाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के बारे में है, बिहार का डिमांड था तो उसके रिगार्डिंग में पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड था बिहार और आंध्र प्रदेश का। आप देखिए कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में एरिया शेयर करता है या नहीं, कितना बैकवर्डनेस है, जोग्राफिकली एडमिनिस्ट्रेटर करना कितना डिफ़िकल्ट है उस स्टेट को, तो ऐसे काफ़ी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जिनको कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाया गया था। और 90-10 का जो फंडिंग है हर एक स्कीम के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और जम्मू एंड कश्मीर भी इसका पार्ट हुआ करता था जब उसको बाइफरकेट कर दिया गया लेटर फेज के अंदर में। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है, तो आपके एक होमवर्क और है यहाँ पे कि हमारे 4 स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री के अंदर 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जब कॉन्स्टिट्यूट होता है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना वहाँ पे ज़रूरी है। आप देखिए कि कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है, और इसके अलावा बिहार के अंदर भी यहाँ पे जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो ज़रूर से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से है, कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा जो धोती जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है जिसको पहन के एक पर्सन है वो एंटर कर रहे थे मॉल के अंदर में, उनको एंट्री नहीं दिया गया। क्या स्टूडेंट्स ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? क्या आर्टिकल 15 का ये वायलेशन है या नहीं है? आर्टिकल 15 को डिटेल के अंदर रीड करना। आप देखिए कि उसके अंदर जो पब्लिक प्लेसेज हैं, जो पब्लिक वॉकिंग स्पेस है, उसके अंदर किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो सकता है, तो उनको एंट्री है वो नहीं दिया गया। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया है। बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उसी के अगेंस्ट में हमारे
कुछ बॉर्डर्स हैं उनको ओपन किया गया है, जो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री से बिलोंग किया करते हैं वहाँ पे एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है उसके थ्रू काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एंट्री लिया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कौन सा है? बांग्लादेश के साथ में हमारा जो आपको पेट्रापोल नाम का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पेट्रापोल है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं, आप देखिए कि जो बेसिकली नेपाल से बिलोंग किया करते हैं, वो इंडिया के ही इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के थ्रू उनके द्वारा जो एंट्री है वो लिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट का जो स्ट्रेस है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से आप देखिए कि इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इन्वायरमेंट डिग्रेड करता है, उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो इम्पैक्ट, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो इवेंट्स है जिसके अंदर हीट वेव्स भी हैं, कोल्ड वेव्स भी हैं, फ्लडिंग का जो सिचुएशन है, अर्बन फ्लडिंग का जो सिचुएशन है, और अर्बन हमारे जो अर्बन एरिया जो अर्बन हीट आइलैंड के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि ये जो कुछ बेसिकली जो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से आप देखिए कि जो वर्कर्स का जो वर्किंग जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी आपको एफिशिएंसी के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। हीट का जो स्ट्रेस है वो क्रिएट होता है, लेबर का जो इफेक्टिवनेस है उसको ये डिक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लाइन होती है। ILO के द्वारा बताया गया है कि वर्किंग कंडीशंस है उसके अंदर कंप्लीट जो डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हीट के इम्पैक्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि IPCC के द्वारा भी जो IPCC है उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट्स हैं उनको प्रिपेयर किया गया है कि हीट स्ट्रेस की वजह से इस तरीके से वर्कर्स का तो 2.2% के आसपास जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलता है। और इस साल तो स्टूडेंट्स काफ़ी जो ज़्यादा जो हीट का जो स्ट्रेस है, हीट जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है इस समर के समय में आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि हर एक स्टेट का जो स्टेट एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। प्रॉपर वे में जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि ट्री का जो प्लांटेशन है उसको कैरी करना चाहिए। बट आप देखिए कि ट्री प्लांटेशन का जो टारगेट रखा गया है इस साल, तो उसके अंदर भी यहाँ पे बताया गया कि जो प्लांटेशन का जो टारगेट है उनको किसी भी जगह पे ना किया जाए, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स के अंदर में फॉरेस्ट जो फायर का जो इंसिडेंट है वो भी क्रिएट हो सकता है। जनवरी और जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ के समय जो मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो ट्री के प्लांटेशन के बारे में बताया गया है, एग्रो फॉरेस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। जो हमारे पेरिस का जो टारगेट है उसको अचीव करने में ये जो यहाँ पे एफिशिएंसी है उसको इम्पैक्ट करता है। पेरिस जो क्लाइमेटिक समिट है उसका जो टारगेट है कि उसको भी ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से जो अचीव करना है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, वो सब यहाँ पे डिस्कशन है। और भी काफ़ी कुछ बारे में है यहाँ पे। एग्रो फॉरेस्ट्री एक रीजन है उसको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और आप देखिए कि जब भी हीट का या किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का जो एक्सट्रीम इवेंट आपको देखने के लिए मिलेगा तो उस समय में जो वुमेन हैं, वुमेन के अलावा चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन के अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप देखिए कि मैक्सिमम इम्पैक्ट है, जो मैक्सिमम वल्नरेबल कंडीशंस हैं इनका आपको देखने के लिए मिलेगा। MG नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा भी ओपन हीट के अंदर ही वर्क किया जाता है, तो हीट के स्ट्रेस की वजह से उनका भी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होता है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में जो MG नरेगा वर्कर्स उनका टाइम पीरियड को भी चेंज किया जाता है जब एक्सट्रीम जो हीट है वो देखने के लिए मिलता है उस दौरान में। बजट के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कशन है कि ग्रीन जो वेल्थ का जो टैक्स है वो यहाँ पे लगाया जाए बजट के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है को अभी बजट को जो प्रेजेंट किया जाएगा तो उसी के बाद में क्या उसके अंदर में डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब क्रिएशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना है, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी वही बताया गया। इसके अलावा जॉब क्रिएशन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है जो इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर में कि जो 1% जो पर्सनस है उनके पास में कितना वेल्थ है, जो इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनको भी यहाँ पे रिड्यूस करने के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो रजौरी का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक विलेज जो डिफेंस गार्ड हुआ करते हैं, विलेज डिफेंस गार्ड के घर के ऊपर अटैक किया गया जिसके अंदर में यहाँ पे हमारे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जो उसको रिटेलिएट किया गया है उसके बारे में डिस्कशन है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर रेलवे का जो सेफ्टी है उसके बारे में डिस्कशन है कि कवच जो सिस्टम है वो साउथ सेंट्रल रेलवे ट्रैक है
है वहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया। कंप्लीट जो रेलवे सेफ्टी है उसको नहीं कैरी आउट किया गया है। और यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसके अंदर बताया गया है कि कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन के अंदर में जो कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो हायर हुआ है, एक लिमिटेशन जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा, तो उसको जब ईयू के अंदर में जब यहाँ पे ट्रेड के लिए लाया जाएगा, सपोज कीजिए यूरोपियन यूनियन के अंदर उसका डिमांड है, तो उस समय उसके ऊपर जो टैरिफ है वो 20 to 30% के आसपास जो टैरिफ है वो लगा दिया जाएगा। तो इतना जब महंगा होगा तो आप देखिए वहाँ की जो पब्लिक है उसके द्वारा उसको नहीं खरीदा जाएगा। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको ट्रेड का जो प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट में भी डिस्क्रिमिनेटरी जो अप्रोच है वो माना गया है। इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि स्टील को इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर इस तरीके के अटैक्स कॉमन है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। युगांडा के वहाँ पे भी आप देखिए कि जहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, हेल्दी अपोजिशन नहीं है, वहाँ पे इस तरीके के जो आपको इस तरीके का अप्रोच है वो देखने के लिए मिलता है। युगांडा के वहाँ पे न्यूज़ है कि कुछ अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया, उनके अगेंस्ट में जो पुलिस के द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए हैं। क्रोएशिया के रिगार्डिंग में है, क्रोएशिया के अंदर में आप देखिए कि कुछ किलिंग के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया गया, तो वहाँ पे उनको जेल कर दिया गया है जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उनके द्वारा। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, वो उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क दिया गया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।